एक पॉन्ड होता है और एक ओशन होता है. So Bombay is an ocean and Delhi was a pond, but like a beautiful place to be there, train, घर से जाओ घर से आओ. तो मुझे पहले ये नहीं फीलिंग आ रही थी कि मैं एक्टिंग में जाऊंगी, बट जिस दिन मुझे लग गया कि मैंने अब करना है, तो उसके बाद से मैं एक्टिंग क्लासेस के एंड आई टच्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ स्टाइलिंग. हेलो गाइज, मेरा नाम है पीयूष शर्मा, एक्टर मॉडल यूट्यूबर, और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कहानियों पर. और आज की जो गेस्ट हैं वो मेरे ही शहर से आती हैं और उनको काफ़ी टाइम भी हो गया मुंबई रहते हुए. जो एक मॉडल भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं और बहुत अच्छा काम करती है. उसको हम बोलते हैं स्टाइलिंग करती हैं. हम जैसे लोगों को अच्छे से ड्रेसअप कराना, अच्छे कपड़े पहनाना, और जितने भी आप एक्टर्स मॉडल्स को मूवीज़ में देखते हैं, जो आप कहते हैं कि यार क्या कॉस्ट्यूम पहनी है, क्या चीज़ पहनी है, तो जो पूरी स्टाइलिंग होती है वो सब नेहा ही करती हैं. तो आइए बात करते हैं नेहा चावला से. नेहा, कैसी हैं आप? थैंक यू सो वेरी मच पीयूष टू हैव मी ऑन द शो. या मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ. सो नेहा, पहले अगर हम बात करें एक्टिंग की, तो आपने मेरे ख्याल से एक मूवी भी करी है, वेब सीरीज़ करी है, काफ़ी सारे गाने भी करे हैं जी. तो कैसा रहा ये सफ़र? सफ़र बहुत ही इंटरेस्टिंग था. चैलेंजेस थे और कुछ अप्स एंड डाउन्स रहते हैं. एंड एज एन इंडिविजुअल व्हेन यू कम टू बॉम्बे, आपको अपनी लाइफ, अपनी मेंटल पीस, अपना घर, रेंटल एक्सपेंडिचर्स वो भी देखना है. यू हैव टू वर्क ऑल्सो, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ऑल्सो, प्लस एट द सेम टाइम यू नीड टू गेट वर्क फॉर योर सेल्फ. सो इट्स अ फुल टाइम जॉब. अगर कोई बोल दे कि ईजी है, देन आई थिंक प्लीज़ जस्ट रीचेक द फैक्ट्स वंस. सो मैं अपने पुराने पॉडकास्ट पे भी ये बोल चुका हूँ कि इतना इजी लगता है देखना, पर इतना इजी है नहीं. सो नेहा, पहले आप स्टाइलिंग करते थे या पहले एक्टिंग करते थे? पहले आपने क्या मतलब अपना करियर की जो शुरुआत थी वो कैसे करी? एज अ यंग पर्सन यू आर ऑलवेज एक्साइटेड टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. मैंने सबसे पहले मॉडलिंग स्टार्ट की थी, बट क्योंकि मुझे काफ़ी लोग स्टाइल करते थे तो मुझे समझ में आता था यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है दया. आई थॉट कि नहीं, स्टाइलिंग मॉडलिंग हो गई 2-3 साल. देयर वॉज समथिंग विच टोल्ड मी नहीं, कुछ और क्रिएटिव करते हैं. माई कॉलिंग वॉज स्टाइलिंग. आई नेवर न्यू आफ्टर कमिंग टू बॉम्बे एंड डूइंग सच ह्यूज प्रोफेशनल शूट्स. दिल्ली इज़ अ स्मॉल मार्केट, लेकिन बॉम्बे की शूट्स का लेवल, प्रोफेशनलिज्म, उसका दायरा बहुत बड़ा है. सो वंस यू स्टार्ट मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल हु कम इन योर कॉन्टैक्ट एंड दे ऑल हैव वन माइंड सेट, वर्क हार्ड एंड गो अहेड इन लाइफ. तो जब उनसे मिलते हो तो आपको आई थिंक इट्स अ बिगर मार्केट व्हेन यू कम. मतलब जैसे एक पॉन्ड होता है और एक ओशन होता है. सो बॉम्बे इज एन ओशन एंड दिल्ली वाज अ पॉन्ड, बट लाइक अ ब्यूटिफुल प्लेस टू बी देयर, ट्रेन, घर से जाओ घर से आओ. बॉम्बे इज अ मैसिव फाइट. इट्स योर कुरुक्षेत्र. तो आओ, सीखो, एंड देन आई रियलाइज कि नहीं, स्टाइलिंग कैन ऑल्सो बी माई कप ऑफ टी. एंड देन आई स्टार्टेड स्टाइलिंग माई सेल्फ. एंड देन आई रियलाइज नहीं, ये मेरा कॉलिंग है. एंड करते करते मैं 6 years कर चुकी हूँ वो करियर को. एंड आई हैव टच्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ स्टाइलिंग, बी इट styling for portfolios, styling for music albums, styling for grooming for news channels anchors. I have done ramp shows also, movie also, episodic also. So जितना हो सके, and especially advertising. जितने भी ad world में TVCs, print campaigns होते हैं, मैंने किया है, such as Axis Bank, Tata Tiago, Volkswagen. I've styled Shikhar Dhawan. Wow. That was like, I can't believe I was so new. I got this huge TVC with Ramson's perfume and Shikhar Dhawan, so I got the chance to style him. It was it was massive. Congratulations, Thank आपने you इतना so काम कर लिया और इतने अच्छे लोगों के साथ Thank कर you लिया. so much. तो जहाँ तक अगर मुझे लगता है कि जहाँ मेरी स्टडी है कि जब हम स्टाइलिंग या फैशन डिज़ाइनिंग या कुछ हम करते हैं, तो इसके लिए जैसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, निफ्ट है, जी. पर्ल है, और ये सब भी आपने कुछ किया, या ये एक एक्स फैक्टर था अंदर से ऑलरेडी? ये एक्स फैक्टर ही था. मेरे को ना वो बनना था, ना मैंने कभी सोचा था. ये यहाँ पे रह के दिमाग में एक थॉट आया था कि लेट मी ट्राई. और जिस दिन मैंने सोचा लेट मी ट्राई, उस दिन मैंने मॉडलिंग ड्रॉप कर दी थी. And it was a whole new world. It's a different world once you are in front of the camera, और पूरा गेम ही अलग है once you are behind the camera. आप एक टेक्नीशियन बन जाते हो. True. तो उसमें ना आपको खाने की कोई टेंशन लेनी है, ना उठने की, ना वर्कआउट की, ना मेकअप की. तो इट वाज totally different. So I have experienced both the worlds now. So it's like that. सो अब कैसे बैलेंस करते हैं आप एक्टिंग को भी, स्टाइलिंग को भी और मॉडलिंग को भी? आई थिंक मैंने बहुत सारा टाइम और डेडिकेशन स्टाइलिंग में दे दिया है. अब जब वापस से मुझे लगा है कि नहीं, आई शुड नाउ ट्राई एक्टिंग, क्योंकि आफ्टर OTTs
अभी जैसा है कि बिग टाइम जो लोग फिल्म बनाते थे, जैसे यश राज है, एकता कपूर है, बालाजी है, उनके साथ साथ बहुत सारे OTTs जब आ गए, देन आई रियलाइज कि मुझे भी वापस से ट्राई कर लेना चाहिए। राइट। तो अब बैलेंस ऐसे क्रिएट होता है कि मैं थिएटर्स करने लग गई, अगर स्टाइलिंग में जो नाम बन गया है, अगर वहाँ से मुझे कॉल्स आ जाते हैं, जो कि आते रहते हैं, तो वो तो मैं करती हूँ। लेकिन अगर एक्टिंग का कोई शूट आता है तो मैं पहले उसको प्रायोरिटी देने लगती हूँ। बस प्रायोरिटीज़ बदल गई हैं। ओके। ऐसा नहीं है कि स्टाइलिंग का शौक मेरा डेड हो गया है, हम्म। बट थोड़ी प्रायोरिटीज़ मैंने एक को ज़्यादा Okay. देनी शुरू किया, बिकॉज एज आई सेड वो भी फुल टाइम प्रोफेशन है, टोटली। तो आपको तो उसमें भी अपनी जान लगा देनी पड़ती है। बिल्कुल। सो वैसा है। तो जब हम ये स्टाइलिंग करते हैं, तो आप किसी करेक्टर को कैसे इमेजिन करते हो कि कैसे, मतलब उसकी जो स्टार्टिंग होती है वो कैसे होती है? कैरेक्टर की या इमेजिन, या ओके, आपको पूरा ब्रीफ दिया जाता है। एजेंसी आपको एक कैरेक्टर के बारे में सब बताती है कि ये क्या करता था, ये क्या है, ये क्या सोचेगा, इसके रिलेशनशिप्स क्या है, फिल्म में इसकी स्टैंडिंग क्या है, इसका एज ग्रुप क्या है, ये क्या चाहता है, किस सिटी में ये है और कहाँ जाने वाला, तो आपको सब कुछ बता दिया जाता है। अब और अगर और हेल्प चाहिए तो वो आपको किसी और पुरानी फिल्म का या हॉलीवुड की फिल्म का कोई रेफरेंस देते हैं, तो Okay. उसके बाद आपको उसकी पूरी लुक बुक क्रिएट करनी पड़ती है और आपको दिखाना पड़ता है, डायरेक्टर को शोकेस करना पड़ता है कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ। ओके। कई बार बहुत सारी डिटेल्स नहीं भी मिलते तो आप खुद से रेफरेंसेस निकालिए, क्योंकि स्टाइलिस्ट का हर काम, इंस्ट्रक्शन तो सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए होती है, बाकी सब आपकी क्रिएटिविटी पे ही हो रहा होता है। और उसमें भी आप क्या फ्लेवर यूज़ करते हैं, जैसे हर कोई सब्ज़ी बना रहा है पालक की, बट उसको वो किस अंदाज में बना रहा है वो अपने ऊपर आ जाता है कि मैंने कौन सा मसाला डालना है या कितनी आंच पे रखना है, कितना तड़का देना है, वो आपके ऊपर। आपको सिर्फ बता दिया जाएगा कि हाँ जी पालक ऐसा कुछ चाहिए। ओके। अब जहाँ तक फिल्म मेकिंग की अगर हम बात करें, तो जैसे हम किसी भी करेक्टर को देखते हैं या हम किसी मूड को देखते हैं, तो उसके पीछे एक कलर होता है। कि जैसे अगर हमें कोई सैड थीम दिखानी है जी, तो हम उसमें मोस्टली सा एक डल लाइटिंग रखते हैं, करेक्ट, है ना, और कलर भी ऐसे ही रखते हैं। राइट। तो अगर जैसे हम आप कोई मूवी बना रहे हैं हम, है ना, तो उसमें जैसे कोई एक्टर का कोई सीन है कि यार मुझे ना इस सीन में लड़का लड़की दोनों मिलेंगे, बात करेंगे, तो हम मोस्टली रेड कलर को ज़्यादा चूज़ करते हैं, ओके। है ना। तो ये भी आप लोग ध्यान रखते हैं ऐसा, उसके टाइम पे डायरेक्टर आपको ये भी बताता है कि आपको ये भी देखना है, हाँ, बताते हैं, ये सब चीज़ें सारे पूरा मूड? बताते हैं। इनफैक्ट डायरेक्टर के साथ आपकी इंटरेक्शन आपके DOP के साथ भी होती है और एक्टर्स के साथ, क्योंकि उसमें ये भी हो जाता है कि एक वॉल का कलर भी बहुत इंपॉर्टेंट या होता है। अगर मैंने अब जैसे इससे मैचिंग मेरा आउटफिट जा रहा है, तो इट माइट नॉट लुक सो, एक कॉन्ट्रास्ट नहीं डेवलप होगा। एंड कंट्रास्ट, जैसे मैंने अब ये जानबूझ के रिंग पहन ली है क्योंकि मैं कंट्रास्ट कर रही थी इसको अपने आउटफिट के साथ। ये बहुत कैची है, मैं ये नहीं कह रही कि इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड, ये कोई बहुत अमेजिंग लग रही है इस टाइम पे, बट ये सब चीज़ें आपको एक ट्रेनिंग के दौरान पता चल जाती हैं कि वॉल का कलर क्या होगा, मूड क्या सेट करना है। अब मान लीजिए कोई रो रहा है, कोई मृत्यु का, कोई दुख का, लड़ाई का सीन है, तो मैं रेड नहीं यूज़ करूँगी मोस्टली उसमें। और अगर कोई पार्टी सीन है तो मैं कुछ ब्लिंग, ग्लैमर, सिल्वर, लो नेक, ये वो हाई फैशन चली जाऊँगी। तो अब गाना भी कोई भी शूट होता है, किसी गाने में, अभी एक गाना मैंने किया था उसमें सारे सिपाही और टेररिस्ट दिखाने थे, रात का शॉट लगा हुआ है एंड ऑल दैट, तो और पीछे लाल रंग की बिल्डिंग है, तो उन्होंने कैमरा कुछ इस तरीके से सेट किया कि हो सके तो बिल्डिंग ना आए, वॉर का सीन ही लगे वो। तो ऑन सेट भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। सो यू नीड टू सी कि अगेन, जैसे मैंने पहले बोला, वो सारे जो एक डिटेल्स हैं जो डिसाइड करेंगी कि आप क्या स्टाइलिंग करने वाले हो, वो सब डिटेल्स आपको DOP और डायरेक्टर देते हैं। बाद में जब आप अपनी स्टाइलिंग पूरी कर लेते हैं, फिर आप एक्टर्स के पास जाते हैं लुक टेस्ट करने के लिए। अच्छा जी, मान लीजिए कि आपने कलर ले लिया, आपने चीज़ें ले ली, सब कुछ आपने बहुत अच्छा हो गया, और एक्टर निकला डार्क, हाँ, और उसके ऊपर वो कपड़े बहुत वियर्ड लग रहे हैं, तो तब क्या करते हैं आप अपने आप को बचाने के लिए? कि जैसे आपने कोई डार्क कलर ले लिया और एक्टर भी डार्क है, तो फिर कैसे? वो तो पहले ही देख लेते हैं कि एक्टर की कम्प्लेक्शन, हाइट। देखो, कपड़े ले लेना इज़ वन थिंग, डायरेक्टर ने बोल दी, बट आपको एक्टर की फ़ोटो भी साथ में दी जाती है। ओके। उसका पूरा मेजरमेंट्स आता है। अगर मैं उसको एज अ स्टाइलिस्ट ध्यान में नहीं रखूँगी तो फिर तो गलती होनी ही होनी है। तो वो भी प्री प्रोडक्शन, प्री प्लानिंग में जाता है, और अप्रूवल होने के बाद ही कपड़े सेट पे जाते हैं, नहीं तो पहले ही सब रिजेक्ट हो जाएगा। ओके। हाँ, एक्चुअली हम लोग तो कैमरे के सामने वाले लोग हैं, इतनी डिटेलिंग की चीज़ें हमें नहीं पता, हम तो सीधे सेट पे जाते हैं, हमें कपड़े दे देता है स्टाइलिश कि आपने ये पहनना, ये हो गया।
पर ये अच्छा लग रहा है जान के कि इतना सब कुछ होता है पीछे। हाँ होता है ऑब्वियसली, कोई भी कपड़ा सेट पे विदाउट अप्रूवल नहीं आ सकता। ओके। मेन कास्ट का तो बिल्कुल नहीं आ सकता, पर सीन उनकी डिटेलिंग ऑलरेडी फोटोज दे रखे होते हैं, क्योंकि उनकी टीम में जो कॉस्ट्यूमेडी होता है वो भी आपके साथ होते हैं कि इधर उधर कुछ हो ना जाए, तो सीन वाइज। और अपने साथ दादा होते हैं, अपनी भी बड़ी टीम होती है, अभी एवरीथिंग इज नोटेड ऑलरेडी। Here's a tea for you. ओह थैंक यू सो वेरी मच। और ये मेरी गलती होगी, मैंने आपसे पूछा नहीं आप क्या पहनने वाले हैं, मैंने पहले बता देता कि मैच हो जाएगा। हाँ तो ये एज अ स्टाइलिस्ट Yeah. अब मेरी एडवाइस है कि बता दिया कीजिए, Yeah. क्योंकि ये लेकिन ठीक है, नहीं पर इतना ये सोफा हाँ, है तो हाँ, थोड़ा वो सा हम safe पर्दे हो की गए। वजह से थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, पर नो वरीज। पर ये चल रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ तो अब आपको क्लियर हो गया कि Yes. व्हाट ऑल वी, आगे से मैं क्योंकि ध्यान रखूंगा। हाँ क्योंकि हमें वॉल कलर, सोफा, ये वो सब बताया जाता है। अच्छा मुझे एक चीज़ और पूछनी थी, अगर जैसे हम साउथ की बात करें, जी साउथ इंडस्ट्री की, Yes. और हम बॉलीवुड की बात करें, बहुत ज़्यादा कलर कंट्रास्ट है, बहुत ज़्यादा। मतलब अगर साउथ में बहुत डार्क पहना जाता है हर चीज़, नियॉन, येलो, रेड, बॉलीवुड में ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्यों? डू यू हैव एनी आइडिया कि लाइक ये ऐसा इतना ज़्यादा वहाँ पे इतना डार्क कलर के पीछे क्यों दीवाने? आप उनके कोई गाने देख लो, राइट, कुछ भी देख लो, वो एकदम तड़क भड़क से वो अलग ही दिख रहे होते हैं नाचते हुए ना। Correct. बॉलीवुड बहुत सटल है। थोड़ा सटल हो गया है, अभी हो गया। हाँ मतलब मिथुन के टाइम पे भी ऐसा ही था, बट हाँ, अभी right. फिलहाल अगर हम बात अभी करें, सटल हो गया। हाँ ये तो सी बॉलीवुड ने बहुत ज़्यादा अडेप्टेशंस करी हैं। बॉलीवुड कंटिन्यूस इवॉल्व हो जा रहा है, अब उनको हॉलीवुड जैसा कुछ करके दिखाना है। आई थिंक इसलिए वो एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। साउथ एक्सपेरिमेंट तो कर रहा है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल उनके गाने में आई थिंक आज भी वो डांस मूव्स हैं जो पहले भी दिख जाएंगे। हाँ उनकी एक्ट्रेसेस को अगर उनको पसंद आ गया है कि एक्ट्रेसेस को एक टिपिकल ब्राइट आउटफिट में दिखाना है, तो दे विल नॉट चेंज। बट इधर वो चेंज कर देते हैं इजीली, हाँ इजीली कर देते हैं। बट कुछ बातें हैं जो बॉलीवुड में नहीं भी चेंज हुई। अगर हम कोई भी आइटम नंबर शूट करेंगे तो एक ब्लाउज और एक चनिया चोली जैसा हाँ। रहेगा, तब वो ब्राइट और वो सब करेंगे। बट लेकिन अभी आई थिंक मैंने जो फिल्म करी है पर्सनली, उसमें तो केरला मीन्स वाइट साड़ी विद गोल्डन बॉर्डर्स, Yeah. दैट्स देयर प्राइम कल्चर। कल्चरल, तो वो तो नहीं चेंज हुए। तो आई थिंक दैट्स देयर चॉइस। आई मीन एंड उनकी फिल्म्स में मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है, बिकॉज मी बीइंग अ नॉर्थ इंडियन, हम लोग कैसे भी ड्रेसअप हो जाते हैं, वेस्टर्न ज़्यादा हो जाते हैं। बट उनके में सबसे ब्यूटीफुल बात ये भी लगी मुझे कि वो अपना लुंगी में ही कल्चर नहीं छोड़ते हैं वो नहीं अपना। छोड़ते, वो उसमें ही शूट करेंगे। हाँ। लेकिन दोनों में बहुत ब्यूटी है, क्योंकि वो पुराना कल्चर नहीं छोड़ रहे हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा इवॉल्व होकर अडेप्ट किए चले जा रहे हैं। तो लेकिन रिस्क दोनों का है। हाँ वैसे ना बॉलीवुड में देखा जाए तो एक जो ओरिजिनलिटी है वो कम हो गई है, हम टूवर्ड्स वेस्टर्न ज़्यादा जा रहे हैं। क्योंकि स्क्रिप्ट भी शायद चेंज हो गई ना, अब आपके सारे कपड़े स्क्रिप्ट बेस्ड आ रहे हैं, तो आई थिंक मे बी शायद। और बॉलीवुड में तो सारी रीमेक ही बन रही हैं। अभी आमिर की वो Sort of. सितारे ज़मीन पर है, वो भी रीमेक है, राइट, सीन टू सीन एंड एवरीथिंग। मेरे को लग रहा है बॉलीवुड का एक अपना जो ओरिजिनलिटी है वो खोती जा रही है, आई गेस। इसलिए माइट बी द रीज़न नहीं चल रहा है बॉलीवुड, बिकॉज इंटरनेट इतना ज़्यादा आ गया है। आप अगर कोई गाना भी कॉपी कर रहे हैं तो वो ढूंढ के ले आते हैं कि यार ये गाना यहाँ से कॉपी कर लिया था। राइट, पहले चल जाता था क्योंकि इतना इंटरनेट नहीं था, इतना लोगों को आइडिया नहीं था, ऑडियंस भी थोड़ी कमज़ोर थी। मतलब राइट। अभी इतना उनके पास वो नहीं था, क्या बोलते हैं, डोर्स नहीं थे चीज़ें देखने के लिए। आज नेटफ्लिक्स है, इंटरनेट की वजह अमेजोन से, है, yes. हर चीज़ है। आप फ़ोन पे हॉलीवुड आ गया है पूरा, फ़ोन पे पहले Hollywood नहीं था। पहले नहीं था। तो मेरे को लगता है कि शायद बॉलीवुड को अपने ओरिजिनलिटी पे ही काम करना चाहिए, आई गेस, तो ज़्यादा अच्छा होगा। और हमारे पास इतने अच्छे एक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, सब टैलेंट कुछ का है। तो हब यहीं पे ही है। साउथ से लोग यहाँ पे आते हैं, कभी एक्ट्रेस लेने, कभी एडिटिंग के लिए, स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए। काफ़ी सारे OTTs के ऑफिस यही हैं, तो दे ऑल लव टू कम टू बॉम्बे, जितना मैंने थोड़ा बहुत देखा है। बट हाँ, नॉट ओनली बॉलीवुड, आप किसी भी, अगर वी एज इंडियंस आज अगर हम अपनी ओरिजिनल रेसिपी भी ढूंढ के ले आते हैं, तो आई थिंक इट वर्क्स फॉर अस। यस यस। तो हम लोग, अगर ये बात तो है, कोई भी फील्ड हो, अगर हम ओरिजिनल रहेंगे तो हमें शायद ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि ओरिजिनल ही होता है ओरिजिनल होता है ना। राइट। और वो अभी अगर हम बात करें तो शाहरुख खान के पास सबसे अच्छा एडिटिंग स्टूडियो है, जिसमें भी रेड चिलीज जो है, जिसमें कुछ हॉलीवुड की पिक्चर भी CGI Edit हो और इन सब चुकी हैं। चीज़ों के लिए होती है ओके, है ना। बट स्टिल दे आर, आई डोंट नो व्हाई। अब शाहरुख ने रावण बनाई थी, वो अच्छी पिक्चर थी,
टाइम से Right. पहले थी थोड़ा, राइट लोगों को वो नहीं समझ आई इतना और वो बेचारी नहीं चली। ओके तो शाहरुख डिड हिज थिंग कि मैं कोशिश करूँ कुछ लाने की। तो ठीक है, ऐसी कोशिश करते रहना चाहिए। और अगर जैसे हम बात करें अभी तो स्टाइलिंग की हमारी बहुत सारी बात हो गई। तो एज एन एक्टर आपने थिएटर कब शुरू किया? कब सोचा आपने कि मेरे को थिएटर करना चाहिए और मुझे एक्टिंग में अगर मुझे कुछ अच्छा करना है तो थिएटर तो, और ये मेरी तरफ से बहुत अच्छा डिसीजन था थिएटर का। आपने ये नहीं बोला कि मैं एक्टिंग क्लास गई और वहाँ पे मुझे ये सब सीखने के लिए मिला। आई थिंक थिएटर इज़ द बेस्ट थिंग टू लर्न एक्टिंग। करेक्ट तो आपने ये कब सोचा और कैसा रहा एक्सपीरियंस थिएटर का? मैं बहुत सालों से सोच रही थी बट जा नहीं पाती थी बिकॉज आई वॉज वर्किंग कंटिन्यूसली। तो मुझे पहले ये नहीं फीलिंग आ रही थी कि मैं एक्टिंग में जाऊंगी, बट जिस दिन मुझे लग गया कि मैंने अब करना है तो उसके बाद से मैं एक्टिंग क्लासेस के वो नहीं होते ग्रुप्स होते हैं ऑल दैट, उसको नंबर्स निकाल निकाल के जाके बात करने लगी थी। मैंने क्रिएटिव अड्डा में 2 शोज़ भी किए थे। एक था और वो भी मुंशी प्रेमचंद की स्टोरीज पे, और मुंशी प्रेमचंद तो हम स्कूल से जानते ही हैं। तो वो अब उनकी स्टोरीज पे प्ले करना बड़ा एक्साइटिंग सा हो रहा था और पहले पहले प्लेस थे। तो एक दिन में 2 प्ले लगा दिए गए थे, ओके। एक स्त्री और पुरुष और एक नमक का दरोगा। हम्म। तो जब कोई आगे नहीं आया डांस एक सीक्वेंस और एक मदर का रोल था नमक का दरोगा में, तो फिर मैंने जानबूझ के एज एन एक्टर आप भी अपने आप को चैलेंज दें तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा ठीक है, मदर के रोल के लिए बहुत लोग आ गए, डांस कोई नहीं कर रहा, तो चलो मैं डांस कर लेती हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। और फिर लेकिन क्योंकि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी स्त्री और पुरुष में बहुत ही, क्योंकि इसमें 2 ही प्राइम कैरेक्टर्स हैं, हस्बैंड वाइफ और एक उसकी ननद। तो उसमें मैंने पूरा फुल लेंथ परफॉर्म किया एंड इट वाज नाइस। तो थिएटर्स का क्रेज़ तो शुरू से था, बट क्योंकि मेरा प्रोफेशन मुझे उस समय नहीं, क्योंकि आई वाज फेयरली बिजी इन स्टाइलिंग, तो मैं नहीं जा पा रही थी। बट जिस दिन इरादा कर लिया उस दिन से अब एक नया डोर ओपन हो रहा है। एंड आई डोंट नो व्हाई मैं सैजिटेरियस हूँ बाय माय सन साइन, इसलिए मुझे एक्साइटमेंट हमेशा रहती है कि मैं कुछ नया कर लूँ बस आज। एंड श्री श्री रविशंकर जी के एक इंटरव्यू में मैंने सुना था कि एक इंसान को बोर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बोर नहीं होंगे तो आप ऐसे ही आपकी लाइफ चलती रहेगी। अगर लाइफ में उछल कूद करनी है तो यू नीड टू गेट बोर्ड ऑफ वट एवर यू आर डूइंग। I'm happy कि I got bored as a model. I'm happy now I'm like little bit bored as a stylist also. नाइस। मैं इस चीज़ से कनेक्ट इसलिए कर सकता हूँ बिकॉज मैं भी सेजिटेरियस ही हूँ। Okay. मेरा सनशाइन भी सेजिटेरियस है, तो Alright. आई कैन टोटली एग्री विद यू। Right. कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई रोल देखा, फाइनल भी हुए, चीज़ें भी हुई और आपको लगा कि यार ये तो मेरे लिए ही है, ये मेरे लिए ही लिखा है क्या, और फिर सब कुछ हो गया और फिर वो नहीं हुआ? हाँ, ऐसा हुआ है? ऐसा तो बहुत होता है। तो फिर हाउ डू यू कोप अप विद ऑल दिस थिंग्स? ऐसा तो है कि लाइक आपके हाथ से वो चीज़ निकल गई जो आप, बट ये है ना, ये समुद्र है ना अपॉर्चुनिटीज़ का, आप हाथ में तो वो पानी जैसा ही रह जाता है, यू कांट हेल्प इट। देन यू देन बड़ा इम्पोर्टेंट है, यू हैव टू बी यू नो अपनी पीस ऑफ माइंड बचा के रखना ही पड़ता है। बिकॉज ऐसा बोलते हैं ना कि जो है तो फिर तो कोई आपसे नहीं छीन सकता। और आई थिंक ऐसा यू हैव टू जस्ट लेट गो दैट इमोशन, ध्यान बांट लो, उदास मत हो, नेक्स्ट की तरफ चलो। बिकॉज अब नहीं मिला तो फिर तो उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते। कभी ऐसा हुआ कि लाइक मुझे ज़्यादा नहीं पता है, तो कभी ऐसा हुआ कि आपको बहुत ट्राई कर रहे हो, आप अच्छे ऑडिशंस भी दे रहे हो और ऑडिशंस भी आ रहे हैं आपके पास, आप रेगुलर ऑडिशंस दे रहे हो, आगे से अच्छा रिप्लाई भी आ रहा है कि यार अच्छा लगा, शॉर्ट लिस्ट हो गया, और है कभी ऐसा हुआ कि 4-5 महीने हो गए कोई काम ही नहीं है, या 6 महीने हो गए कोई काम नहीं है? होता है डू यू डाउट योर सेल्फ दैट टाइम? एब्सोल्युटली, वो तो एक ट्रॉमा जैसा फीलिंग हो जाता है। यू एक्चुअली स्टार्ट डाउटिंग योर सेल्फ, यू एक्चुअली स्टॉप लाइकिंग एनीथिंग, यू स्टॉप टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स में भी, और आप किसी से कह नहीं सकते बिकॉज इसका कोई सोल्यूशन नहीं। बट मैंने रियलाइज़ किया वो सारे फेजेस आएंगे और जाएंगे, आपको दोबारा से खड़ा होना ही पड़ेगा। एंड सिंस आई जस्ट मेंशन श्री श्री रविशंकर जी, तो आई थिंक मेडिटेशंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी इस चीज़ में। लेकिन आपको अंदर से वो पता रहता है कि मैं ये कर लूँगा, तो अगर आप निकल ही पड़े हैं जंग लड़ने के लिए तो फिर तो सारे हथियार आपको उठाने पड़ेंगे, और जब तक आप जीत नहीं जाते तब तक आपको चलाने ही पड़ेंगे। ये बात बहुत अच्छी बोली आपने, और ये एज एन एक्टर हम लोगों के साथ बहुत होता है।
काम है तो बहुत है, नहीं है तो बिल्कुल नहीं हाँ है, बिल्कुल नहीं और है, आपके आसपास के हर लोग काम कर रहे हैं, काम कर तो रहे यू होते स्टार्ट हैं, डाउटिंग कि यार मेरे अंदर ही कोई कमी है क्या? ऐसा फिर आपको होता लगता है है। अगर कमी होती तो पहले काम नहीं मिलता, करेक्ट, पहले भी काम करेक्ट, मिला है, करेक्ट। अच्छा काम मिला है। तो वो आश्वासन आप देते ही हाँ। रहते हैं रोज अपने आप को। यू एज अ काउंसलर गाइड योर सेल्फ एवरी डे कि नहीं नहीं मैं कर लूँगा, मेरा हो जाएगा, मैं तो, लेकिन